जय हिंद बच्चों। आज मैं बसंत भाग 3 का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ पढ़ाऊँगा। लाख की चूड़ियाँ पाठ का मैं आज सारांश आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है। सबसे पहले तो लाख की चूड़ियाँ पाठ कामता नाथ ने लिखा है। लेखक कामता नाथ का जन्म 22 सितंबर 1935 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। इनका मृत्यु 25 मई 2015 को हुआ। लाख की चूड़ियाँ पाठ में लेखक ने 5 पात्रों को रखा है। वो 5 पात्र कौन हैं? एक तो लेखक खुद है जिसका बचपन का नाम जनार्दन था। लेखक के बचपन का नाम जनार्दन था। दूसरा बदलू काका है जो पद में तो मामा लगते हैं लेकिन लेखक काका ही बुलाता है। तीसरा बदलू काका की बेटी रज्जो है। चौथा जमींदार है। इन 5 पात्रों के माध्यम से लेखक लाख की चूड़ियाँ कहानी में बदलू काका के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। बदलू काका के व्यक्तित्व को उन्होंने जो लिखा है लाख की चूड़ियों में कहानी में वह इस प्रकार है। आइए पहले मैं लाख की चूड़ियाँ, ये लाख क्या है? लाख मतलब लाक्षा होता है। संस्कृत में लाक्षा बोलते हैं। लाक्षा, उसे लाह भी कहते हैं, इसे लासा भी कहते हैं। लाख मतलब लासा या लाह या लाक्षा। कहने का तात्पर्य है कि जो पेड़ यह कैसे बनता है, कहाँ मिलता है, यह लाख या यह लाशा, यह लाह पेड़ों में जो लाशें निकलते हैं, जो लाख निकलते हैं उसे लाख बोलते हैं। जो जैसे आम का पेड़ है, महुए का पेड़ है, जामुन है, पीपल है, बरगद है, उसमें देखिए थोड़ा सा आप काट दीजिए, ढेर कुछ क्षण बाद आप देखेंगे लाशें मतलब लाह लाख निकल आते हैं। वही चीज़ नेचुरल तरीके से वहाँ अनेक कीड़े, ढेर सारे कीड़े के द्वारा वह जब कि पेड़ों को वह छोटे छोटे कीड़े जो होते जब चालते हैं, जब उसको खुदुरते हैं तो उससे लाशा निकलते हैं, उससे लाख निकलता है। और उसी सब लाख को ढेर सारे, यह प्राकृतिक होता है, यह नेचुरल होता है। यह एक अलग ही तरह का लाख है, एक प्राकृतिक है। उसी लाख को, उसी लाशे को लेखक ढेर सारे पेड़ों से इकट्ठा कर करके उससे चूड़ियाँ, वह चूड़ियाँ जिसे महिलाएं पहनती थी, जिसे महिलाएं पहनती हैं, अब तो इसका प्रचलन खत्म हो गया है। पहले लाख की चूड़ियाँ थी शुरू में पहले। तो लेखक इस पाठ में लाख की चूड़ियाँ नामक कहानी में बता रहा है कि वह लेखक कामता नाथ अपने मामा के यहाँ रहते थे। बचपन में अपने मामा के यहाँ, जब छोटे थे तो अपने मामा के यहाँ रहते थे। वे अपने मामा के यहाँ रहते थे तो ये बगल में बदलू काका का घर था, कुछ दूरी पर था। और वहाँ उनके मामा के यहाँ उस गांव के सभी लड़के उनको काका बुलाते थे प्यार से। और लेखक भी अपने मित्रों के साथ मामा के यहाँ जो दोस्त थे उनके साथ रहने के कारण लेखक मामा न बुलाकर बल्कि काका ही बुलाता था। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं अपने आसपास पड़ोस समाज में माहौल से ही सीखते हैं। बच्चों की सीखने में पर्यावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है, माहौल का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए कहा जाता है संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जाते हैं। यदि आप अच्छे लोगों की दोस्ती किए हैं तो अच्छी चीज़ें सीखेंगे, यदि बुरे लोगों की दोस्ती किए हैं तो बुरी चीज़ सीखेंगे। इसीलिए संगत का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। तो लेखक कामता नाथ वहाँ दोस्तों के साथ रहते हैं, दोस्त काका बुलाते हैं, इनके मित्र वहाँ गांव के लड़के जब काका बुलाते हैं तो ये भी काका बुलाते हैं। और जब होता क्या, जैसे रिलेशन है, यदि मामा के यहाँ है कोई सगा संबंधी है तो मामा की उम्र के जो लोग होंगे आप सबको मामा लोग बुलाते हैं। नानी की उम्र की जो लोग होते हैं उसे लोग नानी बुलाते हैं। मामी की जो उम्र की होती है उसे मामी बुलाते हैं। उसी प्रकार हर सगे संबंधी के यहाँ व्यक्ति जिसका जो रिलेशन संबंध रहता है उसी की उम्र के हिसाब से लोग बुलाते हैं।
तो लेखक जैसे आज देखते हैं शहरों में बता दिया जाता है बच्चों को कि अंकल अंकल शब्द या आंटी, तो वो बच्चे शुरू से वही शब्द रटे रहते हैं। उनकी उम्र के भी व्यक्ति है तो उसे अंकल आंटी कहता है, बुलाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चे जो सीखते हैं अपने पर्यावरण, अपने माहौल से, समाज से ही सीखते हैं। तो लेखक बदलू काका मामा न कहकर बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू को बदलू काका ही कहता था। बदलू काका बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे। उनका विनम्र स्वभाव, उनकी शालीनता लेखक को बचपन में बहुत अच्छा लगता था। इसी कारण लेखक उनके यहाँ जाता था, प्रतिदिन जाता था, 1-2 घंटा उनके यहाँ शाम को बैठता था। इतना ही नहीं, बदलू काका लेखक को रंग बिरंगी गोलियां भी बनाकर देते थे। 1-2 गोलियां बनाकर दे देते थे। उन कंचा, जिसे आप कंचा कहते हैं, उन गोलियों को सोचिए कि बच्चों को गोलियां कितना प्रिय होता हो। आप लोगों को भी गोलियां बचपन में प्रिय रही होंगी, हो सकता है आज भी आप लोगों को प्रिय हो कंचा। तो लेखक उन गोलियों को लाता था, खेलता था, उसे अच्छा सा इकट्ठा करता था। ढेर सारी गोलियों को इकट्ठा करने में बहुत मज़ा आता है। लेखक यह भी बता रहा है कि बदलू काका जो है इतनी अच्छी चूड़ियाँ बनाते थे कि उनके गांव की तो सभी स्त्रियां उनकी ही बनाई हुई चूड़ियों को पसंद करती थी। इतना नहीं, बदलू काका का एक बहुत अच्छा स्वभाव था और वो मनिहार जाति के थे। मनिहार मतलब चूड़ी बनाने वालों की एक जाति ही होती है जो मन को हरने वाला चूड़ियाँ बनाए, जो दूसरों को आकर्षित करने लेने वाला, स्त्रियों के मन की चूड़ियाँ बनाए। तो वो मनिहार जाति के थे और ये चूड़ियाँ बनाने में बहुत ही निपुणता इनको हासिल थी। इनको एक अलग ही कौशल प्राप्त हुआ था। क्यों प्राप्त हुआ था? क्योंकि इनकी यह पैतृक संपत्ति थी, पैतृक पेशा थी। इसलिए यदि कोई भी बच्चा अपने परिवार में से कुछ सीखता है, यदि मान लीजिए आप लोगों के घर में, जिसके घर में जो व्यवसाय होगा, किसी के घर में किसानी का कार्य होता होगा, खेती किसानी का कार्य, किसी के घर में कपड़े का कार्य होता होगा, किसी के घर में कोई भी कार्य होता होगा, तो उसमें होता क्या कि बच्चा धीरे धीरे देखता है, देखते देखते उस कार्य में निपुणता हासिल कर लेता है और उस बचपन से ही देखते देखते उस कार्य को जब करता है तो उसमें घर में माता पिता, भाई बहन, जो भी सदस्य होता है उस बच्चे को रोकता है, उसके गलतियों पर रोकता है, टोकता है, बताता है। वह बार बार रोकने टोकने बताने से वह बच्चा धीरे 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 सरल और सहज रूप में उस कार्य में महारत हासिल कर लेता है। इसी कारण जो लोग बाहर में जाकर प्रशिक्षण लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा यदि उसके परिवार में वह व्यवसाय है तो उसमें बच्चा ज़्यादा महारत हासिल कर लेता है। इसी कारण बदलू काका और कांच की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ बनाने में ज़्यादा महारत हासिल कर लिए थे और वे कांच के चूड़ियों से चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि कांच की चूड़ियाँ आने पर उनका व्यवसाय बंद हो जाएगा। उनको यह डर था और यह भी था कि कांच की चूड़ियाँ लोगों के हाथ फाड़ लेते हैं, जिससे उनको दुख होता था कि लोगों के हाथ फाड़ लेते हैं कांच की चूड़ियाँ, अचानक कहीं कोई गिर जाए या पहनाते समय भी हाथ में छीला जाता था, छील लेता था। इस कारण बदलू काका कांच की चूड़ियों से बहुत ही नफरत करते थे। इतना नहीं, बदलू काका जो अपना कांच की चूड़ियाँ जहाँ बनाते थे अपने घर के पास में एक घेर रखे थे और वो कह सकते हैं जैसे आप लोगों के घर के बगल में बवांडरी होगा या आंगन टाइप लोग बना देते हैं, तो वहीं पर वो बनाए हुए थे और वहीं पर एक नीम का पेड़ लगाए हुए थे। वह नीम का पेड़ बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था। उसी की छाया में अपनी भट्ठी लगाए थे। उसी भट्ठी में वे पेड़ों से लाख निकाल कर, पेड़ों से लाशें ढेर सारे निकाल कर लाते थे और इकट्ठा कर के लाते थे। उसे पिघला कर फिर उसके बाद मुंगेरी मतलब जैसे हाथ में मुनरी, लोग अंगुली में लोग मुनरी पहनते हैं ना, देखते हैं लोहे का बना होता है, ठीक उसी मुनरी के आकार का मतलब चूड़ी का आकार का बड़ा सा मुंगरियाँ
का सांचा, उसी सांचे में डाल डाल कर वो चूड़ियाँ बनाते थे। और फिर उसके बाद उसे पॉलिश कर लगाते थे, फिर उस पर कलर चढ़ाते थे, अनेक रंगों के, अनेक प्रकार के रंगों का कलर चढ़ाते थे। जो महिलाएं, जो स्त्रियां, जो पुरुष अपने घर की स्त्रियों के लिए उनसे कहकर जिस प्रकार से, जिस अपनी इच्छा अनुसार लोग जैसा बताकर जाते थे, वो ठीक वैसा ही बदलू काका ठीक वैसा ही बनाते थे। वैसे ही चूड़ियाँ उसके इच्छानुसार ही बनाते थे। वही इनकी खासियत थी, महारत थी। इतना नहीं, बदलू काका के एक बहुत अच्छा स्वभाव था, विनम्र स्वभाव, और वे वस्तु विनिमय का माध्यम अपनाते थे। यह वस्तु विनिमय क्या है, किसी को पता है? वस्तु विनिमय, हाँ, लेन देन का माध्यम। गुड, बहुत अच्छा। हाँ, वस्तु विनिमय जो होता है, यदि जहाँ पैसा नहीं होता है, पहले पैसे नहीं होते थे, लोगों के पास मुद्रा नहीं रहता था, तो लोग क्या करते थे? प्राचीन काल में वस्तु विनिमय का ही माध्यम था, लेन देन का ही माध्यम था। मान लीजिए कोई वस्तु आप किसी से लिए, तो उसके बदले आप उसको अपनी दूसरी वस्तु कुछ दे दिए। कोई जैसे मान लीजिए गाय खरीदा, तो उसके बदले उसको, यदि किसान है तो अनाज दे दिया, चावल दे दिया। इस तरह से मतलब लेन देन का जो माध्यम था, वह एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, तो वह वस्तु विनिमय का माध्यम अपनाते थे। वस्तु विनिमय के माध्यम से यह उनको लाभ था। और क्या लाभ था कि उनको अनेक प्रकार की खाने पीने की चीज़ें मिल जाती थी। एक व्यक्ति को रोटी कपड़े मकान की आवश्यकता होती है, एक व्यक्ति को रोटी कपड़े मकान की आवश्यकता होती, तो उनके पास तो मकान था ही, खाने के लिए उससे अनाज भी मिल जाते थे, कपड़े भी मिल जाते थे, और पैसे भी मिल जाते थे। जिसके पास पैसा होता था वो पैसे रुपए भी देता था, जिससे उनका घर का गृहस्थी, परिवार का जीविकोपार्जन ठीक से चल जाता था। बदलू काका हमेशा गरीबों का ध्यान रखते थे, गरीबों के दुख को समझते थे। उनके नज़र में गरीब और अमीर सभी लोग एक समान थे। ये नहीं कि गरीब है तो उसके प्रति दूसरा उनका व्यवहार हो, अमीर है तो उसके प्रति दूसरा व्यवहार हो, नहीं, उनका व्यवहार सबके प्रति एक समान था। ये बदलू काका की यही सबसे बड़ी खासियत थी। इसी कारण बदलू काका के व्यवहार के कारण, उनके यहाँ और उनके अच्छे कौशलता के कारण, उनके कार्य में निपुणता के कारण, उनकी कला के कारण, अच्छी चूड़ियाँ बनाने की जो उनके अंदर कला थी, उसके कारण उनके यहाँ सभी लोग बहुत दूर दूर से आते जाते थे। बदलू काका के यहाँ बहुत गरीब से गरीब भी जाते थे। उनके पास पैसा नहीं होता था, तो उसके बदले वो जो कुछ देते थे, किसी के पास जैसे किसान है, किसी के पास साग भाजी है तो साग भाजी ही दे देते थे, किसी के पास अनाज है तो अनाज ही दे देते थे, किसी के पास कपड़े का दुकान है तो वो कपड़ा बनता किसी के यहाँ, तो कपड़ा ही दे देता था। इस तरह से बदलू काका मतलब वस्तु विनिमय के माध्यम से अपना व्यवसाय चलाते थे। इतना नहीं, बदलू काका जो है कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ते थे। इसलिए चिढ़ते थे कि कांच की चूड़ियाँ मशीनी युग का देन है। अब मशीनी युग के आ जाने से व्यक्ति का जो गरीब मजदूर थे, जो छोटे छोटे व्यावसायिक हैं, जिन लोगों के जो अनपढ़ थे, जो कम पढ़े लिखे थे, जो अशिक्षित थे, जिनका पैतृक व्यवसाय था, जिनके दादा परदादा या पिताजी द्वारा जो व्यवसाय मिला था, जिसे हम लघु उद्योग या कुटीर उद्योग कहते हैं, लघु उद्योग या कुटीर उद्योग कहते हैं, उसमें क्या हुआ, वह धीरे धीरे उसका नष्ट होने लगा, उसका क्षरण होने लगा, वह धीरे धीरे नष्ट होने लगा। मशीनी युग के आने से क्या हुआ, मशीनी युग के दुष्प्रभाव के कारण, मशीनी युग के कारण वह जो है धंधा लोगों का बंद होने लगा, बेरोजगार लोग होने लगे। क्यों? क्योंकि मशीनी युग की चीज़ें थोड़ा सस्ता मिलने लगा, उसके प्रति लुभावनीदार, ज़्यादा चटक, आकर्षक, मनमोहक होने लगी, जिसके कारण लोगों का व्यवसाय धीरे धीरे बंद होता चला गया। लेखक कामतानाथ बचपन में हमेशा मामा के यहाँ रहते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर अपने घर आ जाते हैं, अपने घर आकर पढ़ाई करने लगते हैं। उनके पिताजी नौकरी करते हैं, फिर पिताजी जहाँ नौकरी उनकी बदली हो जाती है, अपने पिताजी के यहाँ वहाँ चले जाते हैं पिताजी के साथ। फिर उन्होंने 10-12 वर्षों के बाद जब उनको अपने मामा के घर की याद आती है, तो पुनः मामा के घर जाते हैं। इतना नहीं, इसके पहले
इसके पहले लेखक बदलू काका के यहाँ जाते थे तो बदलू काका लेखक को बहुत मानते थे, जनार्दन को बहुत मानते थे और वे उनको खाने के लिए आम देते थे, मक्खन देते थे, दही दूध सब कुछ उनके घर में जो रहता था वह लेखक को, वो जनार्दन को खिलाते थे और बहुत प्यार से ये कहते थे कि बच्चा तुम जनार्दन आया करो, लला मेरे घर आया करो। इस तरह से बदलू काका के यहाँ बचपन में लेखक जाता था, लेकिन जब वह अपने घर चला आता है फिर वह पढ़ाई करने लगता है, फिर 10-12 बरस के बाद जाता है, फिर उसके बाद मामा के यहाँ जब जाता है तब वह मामा की बेटी हाथ में चूड़ियाँ पहनी रहती है और वह गिर जाती है, छोटी सी बच्ची रहती है, वह गिर जाती है, गिर जाने से उसके जो कांच की चूड़ियाँ है उसको फाड़ लेती है और छोटी छोटी चूड़ियाँ देखते हैं और वह कांच की चूड़ियाँ मामा की बेटी को फाड़ लेती है। मेरी बहन है, अब सोचिए कि फाड़ लेती है, जिसके कारण उसको हाथ में खून आ जाता है। यह देखकर लेखक को दुख होता है और वह लेखक कामतानाथ को कांच की चूड़ियाँ याद आ जाता है, कांच की चूड़ियों की याद आ जाती है। अब वो क्या करते हैं तो फिर वो बदलू काका के यहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ कहते हैं नमस्ते काका, तो कहते हैं नमस्ते, वो भी बोल देते हैं कि नमस्ते भैया। फिर वो कहते हैं काका आपने मुझे पहचाना? वो कहते नहीं भैया पहचाना तो नहीं, कौन हो तुम? तो कहते मैं जनार्दन काका, जनार्दन, वही जनार्दन जिसे आप कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियाँ बना बना कर देते थे, लाख की गोलियां बना बना कर देते थे। जब आप लाख की चूड़ियां बनाते थे, जब मैं आता था तो आप मुझे गोलियां बना बना कर देते थे, कंचे। ओ बेटा तुम इतने दिन बाद आए, इस तरह से कहाँ थे अभी तक? तो इस तरह से बदलू काका का स्वभाव था। फिर उसके बाद लेखक को बैठने के लिए मचिया देते हैं, मचिया एक आसन होता है छोटा सा, तो उसे बैठने के लिए देते हैं। फिर अपनी बेटी को पुकारते हैं, बेटी रज्जो देखो जनार्दन आया हुआ है, इसे लाओ, आम कुछ स्वागत के लिए आम दो खाने के लिए। फिर उसके बाद लेखक की बेटी रज्जो जो है आम ढेर सारा डलिया में ढेर सारा आम लाती है। वह आम देखकर लेखक कहता है कि मैं इतना आम नहीं खाऊंगा काका, अब मैं शहरी हो गया हूँ, बहुत थोड़ा सा खाऊंगा। तब उसमें से कहते हैं 4-5 आम छांट कर दो, अच्छा वाला आम, बढ़िया वाला आम। फिर 4-5 आम छांट कर उनकी बेटी देती है। फिर उसके हाथों में वह लाख की चूड़ियाँ देखकर लेखक पूछ बैठता है काका आपका व्यवसाय कहाँ गया? तब वह बताते हैं बेटा व्यवसाय तो मत पूछो, जो मशीनी युग आया कि हम लोगों के व्यवसाय छीन लिया, हम लोगों को बेरोजगार कर दिया। इस तरह से कहते हैं ये जो मेरी बेटी चूड़ी पहनी है कैसा लग रहा है? तो वो कहता है, लेखक बताता है कि बहुत अच्छा लग रहा है काका, वह चूड़ी देखिए कितना अच्छा उसके हाथों पर लग रही है। इस तरह से लेखक बताता है। तब बदलू काका बताते हैं यही बेटा अंतिम चूड़ी है, जो अंतिम थाती है, जिसे मैंने अंतिम समय में बनाया था, अंतिम चूड़ी बनाया था। ये भी एक जमींदार के लिए बनाया था। जमींदार के घर शादी पड़ी थी, उन्होंने कहा था बनाने के लिए, मैंने बनाया, लेकिन वह उसका मूल्य नहीं देना चाह रहा था, मात्र 2 पैसा दे रहा था। इसी कारण हमने उससे नहीं दिया। हमने उससे बोल दिया कि जाकर बाजार में ढेर सारी चूड़ियाँ पड़ी हुई है कांच की, ले लीजिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे बेटा धंधा मंद होते गया। उसी दिन से हमने धंधा बंद कर दिया। इस तरह से लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि बदलू काका का स्वभाव गरीब और अमीर दोनों व्यक्तियों के लिए एक समान था, न कि उनका स्वभाव धनी के लिए अलग था, गरीब के लिए अलग था। जमींदार को उन्होंने वापस कर देते हैं। बदलू काका की एक खासियत थी कि जहाँ लोगों के, गरीबों के पास पैसा नहीं होता था या शादी
किसी भी समय चूड़ी बनवाते थे उस समय भले से उन्होंने कम पैसे में या कम मूल्य में या कम वस्तु में दे देते थे, लेकिन जब किसी के घर शादी पड़ती थी तब वे अपने चूड़ी के मूल्य में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते थे, क्योंकि शादी व्यक्ति के एक बार होता है। किसी के घर में या किसी व्यक्ति का या किसी स्त्री पुरुष का शादी जीवन में एक बार होता है, न कि बार बार होता है। शादी का कुछ मूल्य ही तो और है। आप लोग जानते हैं कि शादी तो हर बार होता नहीं है, शादी का मूल्य तो एक अलग होता है। इसी कारण और वह शुभ कार्य होता है। इसी कारण बदलू काका उस शादी के समय किसी से एक पैसा नहीं छोड़ते थे, उसके बदले वस्तु ही लेते थे। उन शादी के समय उनको कोई कपड़े दे जाता था, कोई साफा दे देता था, कोई उनकी पत्नी के लिए कपड़े, उनकी बेटी के लिए कपड़े, कोई अनाज दे देता था। जिसके घर में जो रहता था दे देते थे, जिसके कारण उनके घर का जीविकोपार्जन चलता है। लेकिन वह जमींदार नहीं देता है पैसा पूरा मूल्य, जिसके कारण उसे वापस कर देते हैं। फिर उसके बाद वही चूड़ी अपनी बेटी को देते हैं पहनने के लिए। वही चूड़ी उनकी बेटी रज्जू पहनी रहती है। लेखक इस पाठ में यह बताता है कि बदलू काका अंततोगत्वा अपने व्यवसाय में जितने विनम्र स्वभाव के थे उतने ही वो, जितने सरल सहज विनम्र स्वभाव के थे उतना ही वो कठोर स्वभाव के भी थे। वो अपनी इज्जत और स्वाभिमान से समझौता नहीं करते थे। वो जहाँ शादी विवाह के समय की बात होती थी, जो बात कह देते थे वो कह देते थे। उनको मनाने के लिए हर व्यक्ति बहुत उपाय कर लेता, लेकिन नहीं मानते थे। वो अपनी बातों पर डिग रहते थे। लेखक यह बता रहा है कि उनका जो व्यक्तित्व था एक महान था। उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था कि आसानी से टूट जाए, बल्कि उनका व्यक्तित्व एक लाख की चूड़ियों के समान था, जो दृढ़ था, जो तप तप कर अपने आप को बनाए थे, अपने व्यक्तित्व को निखारे थे। धूप, गर्मी, बरसात, जाड़ा, हमेशा वो अपने व्यक्तित्व को समाज के प्रति एक उदार स्वभाव के थे, लेकिन अपना शोषण नहीं होने दिए। एक जमींदार, एक ताकतवर सत्ता के लोग जैसे एक दूसरों का, गरीबों का शोषण करते हैं, लेकिन वो किसी को सामने झुके नहीं, टूटे नहीं। यही उनकी एक खासियत रही। इस पाठ से वो हमेशा संघर्ष करते रहे। लेखक यह बताना चाह रहा है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, व्यक्ति को हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। जीवन में कहीं झुकना चाहिए नहीं, उसे अपने हार नहीं मानना चाहिए। यह नहीं कि हार मान जाना चाहिए या अपना किसी के सामने अपना शोषण होते देना चाहिए या किसी से डर जाना चाहिए। यदि कोई ताकतवर है तो उसे डर जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना है, निर्भीक होना चाहिए। बदलू काका एक निर्भीक साहसी स्वभाव के थे, जो जमींदार से डरते नहीं हैं बल्कि उसे वापस कर देते हैं और उस चूड़ी को अपनी बेटी को देते हैं। इस प्रकार से इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा संघर्ष करता रहना चाहिए, न कि अपने हृदय को वो थोड़े ही क्षण में निराश और उदास कर लेना चाहिए। थोड़ा सा दुख आया तो उदास हो जाना चाहिए। लेखक हमेशा बता रहा है कि बदलू काका जीवन भर संघर्ष करते हैं, लेकिन मशीनी युग आने के कारण थोड़ा सा उनका व्यवसाय बंद हो जाता है, लेकिन उनका स्वाभिमान, उनका इज्जत टूटता नहीं है। वो अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं देते हैं, अपनी इज्जत को झुकने नहीं देते हैं। इस पाठ से यही सबसे बड़ी खासियत है। व्यक्ति का जो इज्जत होता है, स्वाभिमान होता है, सबसे बड़ी बात होती है। यदि व्यक्ति का इज्जत है तो सब कुछ है। आज मैं पाठ को यहीं पर समाप्त करता हूँ बच्चों, ठीक है। आप लोग इस पाठ को पढ़ लीजिएगा, पूरे पाठ को एक बार फिर से पढ़िएगा और अगले दिन मैं इसका आदर्श वाचन करके व्याख्या करूँगा। जय हिंद बच्चों।